नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण की कहानी। आज हम उन भौतिक, कानूनी, नेतृत्व और सांस्कृतिक स्तंभों को करीब से समझेंगे जो हमारे गणतंत्र की मजबूत नींव रखते हैं। मतलब, आखिर वो कौन से खंभे हैं जिन पर हमारी पूरी राष्ट्रीय पहचान टिकी हुई है। चलिए पता करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर एक राष्ट्र या देश बनता कैसे है? मतलब, क्या कोई देश सिर्फ जमीन के एक टुकड़े और खींची गई सीमाओं से बन जाता है? जी नहीं। एक देश को परिभाषित करते हैं कुछ खास बुनियादी तत्व। वो तत्व जो एक विशाल और अलग अलग सोच वाली आबादी को आपस में जोड़कर रखते हैं। आइए इस सफर में उन तत्वों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है स्वतंत्रता का किला, यानी पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। और ये टाइमलाइन देखिए, ये इस शानदार इमारत का सदियों पुराना सफर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये हमारी आज़ादी का जीता जागता मंच है। 1639 में शाहजहां ने इसे बनवाना शुरू किया, जिसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। फिर 1739 में नादिर शाह ने इसे बुरी तरह लूटा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया और फिर वो ऐतिहासिक पल आया 1947 में, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यहीं अपना तिरंगा फहराया। अब ये जो 80% का आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले के अंदर की पुरानी और खूबसूरत संरचनाओं को चुन चुन के नष्ट कर दिया। शाही महल और बाग बगीचों की जगह पत्थर की भद्दी मिलिट्री बैरकें बना दी गईं। किले की बाहरी दीवारें तो बच गईं, लेकिन अंदर का लगभग 80% हिस्सा हमेशा के लिए मटिया-मेट कर दिया गया। लेकिन देखिए, इतनी तबाही और इतने जख्म झेलने के बाद भी आज़ादी के समय हमने इस किले को शान से वापस अपना लिया। और आज हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री इसके लाहौरी गेट पर हमारा तिरंगा फहराते हैं। ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमने अपने ऐतिहासिक संघर्षों पर जीत हासिल करके एक नए कल की शुरुआत की थी। चलिए अब दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, संविधान का निर्माण। अगर लाल किला हमारा फिजिकल स्टेज है, तो संविधान वो किताब है जो स्टेज पर चलने वाले गेम के रूल्स तय करती है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जहाँ अक्सर इतिहास में लोगों को भारी कंफ्यूजन होता है। ध्यान से देखिए, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनाकर अपना लिया गया था, लेकिन इसे जमीन पर लागू किया गया ठीक 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर वो खास दिन है जब इस महान दस्तावेज को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं कि ये चीज़ें आज के समय में कैसे जुड़ती हैं। पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस कहते थे, लेकिन 2015 में इसे आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस घोषित कर दिया गया। वजह, वो साल संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती का साल था। मकसद बस इतना था कि बाबा साहब के समानता वाले विचार देश के कोने कोने तक पहुंच सकें। और अब तो ये दिन एक बड़ा राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। स्कूलों में बच्चे प्रस्तावना पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मॉक संसद चलती है, खेल मंत्रालय रन फॉर इक्वालिटी करवाता है। और 2023 में तो कमाल ही हो गया, जब मणिपुर ने स्थानीय मैती लिपि और अंग्रेजी में इसका बाइलिंगुअल एडिशन निकाला। मतलब, कानून सच में आम लोगों की भाषा में उन तक पहुंच रहा है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, भारत के पहले राष्ट्रपति। आखिर इस नए नवेले और विशाल गणतंत्र को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही सुलझे हुए और शानदार दिमाग की जरूरत थी, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिमाग कितना तेज था, इसका अंदाजा आप इस एक छोटे से किस्से से लगाइए। 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम के दौरान उनकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कॉपी पर ही लिख दिया, परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। मतलब, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। ये कोई आम बात नहीं है, ये उनकी गजब की बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उनके तेज दिमाग तक नहीं रुकती। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी इतनी सफल वकालत छोड़ दी, भारत छोड़ो आंदोलन में बांकीपुर जेल में कैद काटे, 1947 में आज़ाद भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री बने, और सबसे बड़ी बात, वो उसी संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने हमारा संविधान बनाया था। और ये नंबर 12,
ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 12 साल 1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद संभाला। वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूरे 2 कार्यकाल तक इस पद की गरिमा बढ़ाई। इन 12 सालों में उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक ऐसी बेदाग विरासत खड़ी की जो आने वाले हर राष्ट्रपति के लिए एक मिसाल बन गई। चलिए अब आखिरी और चौथे स्तंभ की बात करते हैं, एक राष्ट्र के प्रतीक, वो सांस्कृतिक आत्मा जो इतनी अलग अलग भाषाओं और परंपराओं वाले देश को एक धागे में पिरोती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कितने आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक हैं? जवाब है पूरे 17। जी हाँ, 17, जो हमारी शानदार विरासत, हमारे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और हमारी असली वैल्यूज को दुनिया के सामने रखते हैं। हमारी राष्ट्रीय पहचान सच में बहुत खूबसूरत और विविध है। इनमें से कुछ को तो हम सब बचपन से ही पहचानते हैं। हमारा तिरंगा जो एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो चीख चीख कर कहता है सत्यमेव जयते, यानी जीत हमेशा सच की होती है, और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो असल में हमारी अनेकता में एकता का जश्न मनाता है। ये प्रतीक सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये दुनिया भर में हमारी पहचान है। लेकिन रुकिए, कुछ ऐसे प्रतीक भी हैं जो शायद ही किसी को पता हों। उदाहरण के लिए, क्या आपको पता था कि हमारा राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी है? वही बैक्टीरिया जो दूध को दही बनाता है। हमारी राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है जो देश के हर कोने में उगता है। और हमारा राष्ट्रीय सरीसृप खतरनाक किंग कोबरा है ना? एकदम सरप्राइजिंग। अब आप सोचेंगे कि इन्हें सिंबल क्यों बनाया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी स्ट्रैटेजी है, कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण। 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर और 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय दर्जा इसीलिए दिया गया ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। जब कोई जीव राष्ट्रीय बन जाता है तो उसे बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। तो दोस्तों, लाल किले से लेकर संविधान तक और पहले राष्ट्रपति से लेकर हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों तक इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा गणतंत्र और विकास करेगा, भविष्य की उम्मीदों को दिखाने के लिए हमारे ये प्रतीक और स्मारक किस तरह खुद को ढालेंगे? ये सोचने वाली बात है ना? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने इस शानदार देश को और गहराई से समझते रहिए।